बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 एडवांस इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था डेट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। आज हम और भी कुछ इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले हमने उस लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफिनीशन पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो है कुछ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको डिस्कस किया था। फिर थोड़ा सा इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा था। और आज का जो टॉपिक है दिस इज़ आल्सो रिलेटेड विद द स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। चूँकि हमारा ये कोर्स जो है डेट इज़ बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है और वो है इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज का जो लेक्चर है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स है कि वो कौन कौन से है। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा हम जो है इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। One of the simplest questions that an analyst can ask about the chemical composition of a sample is which elements are present and at what concentration. ये basically this is the definition of analytical chemistry कि what is and how much आप लोगों ने मुख्तलिफ एनालिटिकल बुक्स में पढ़ा भी हुए हैं कि व्हाट इज़ एंड हाउ मच। दिस इज़ बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री कि एक चीज़ क्या है और कितना है, यानी उसकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन या अमाउंट कितनी है। तो दैट इज़ नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये अक्सर जो है एनालिटिकल केमिस्ट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, सिंस देयर आर ओनली 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स and million of different molecules, differentiating among the element is a much easier task than differentiating among the molecules. अब चूँकि we are interesting in the elemental analysis या we in the atomic spectroscopy, तो इस सेंटेंस में वो कहते हैं कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है और मालिक्यूल जो है वो मिलियंस है, बल्कि बिलियंस मालिक्यूल्स मौजूद है। तो 92 एलिमेंट में डिफरेंशिएशन करना दिस इज़ ईजियर एज कंपेयर टू द मालिक्यूल्स कंसिस्ट इन मिलियंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंटल एनालिसिस इज़ ईजियर एज कंपेयर टू द मालिकुलर एनालिसिस। अगर एक चीज़ को एटॉमिक लेवल पे हम डिटरमिन करते हैं तो डेट इज़ मोर इजी, और अगर हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे डिटरमिन करते हैं तो डेट इज़ डिफरेंट डिफ़िकल्ट। तो ये मतलब है कि एटॉमिक लेवल पे वो इजी है उसका डिटर्मिनेशन करना, क्योंकि 92 एलिमेंट्स है और उसको जल्दी मतलब है उसमें डिफरेंशिएशन करना आसान है। Nevertheless, the elemental composition of a sample is often an important part of the information needed to assess its properties. ये तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द सैंपल जो है उससे हम एक सैंपल्स के कंपोजिशन या उसकी प्रॉपर्टी को हम जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसिडर ए वाटर sample which is determined to contain 88.2% oxygen and 11% hydrogen by mass, meaning that only 99.2% of the sample could be made up of water molecules. Whether the water from which this sample was taken is useful for a particular purpose may well depend on the remaining
0.8%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप वाटर जहाँ से भी आप कलेक्ट कर ले, चाहे वो दरिया से ले ले, चाहे वो एक नदी से ले ले, चाहे वो जहाँ से भी आप ले ले, चाहे दूसरी कंट्री से ले ले, तीसरी कंट्री से ले ले, उसकी जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन और वाटर है। तो लेकिन उनका जो उनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है जो उसमें रिमाइनिंग यानी 0.8% रिमाइनिंग चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करता है, उसकी प्योरिटी और उसकी इम्प्योरिटी जो है उस पर डिपेंड कर लेता है। If this water sample contain as much as a microgram of boron per gram of sample, that is 0.0001% of the mass, the water could be परफेक्टली यूज़फुल फॉर मोस्ट पर्पसेस। अगर उसमें बोरान इतनी परसेंटेज में है तो मोस्ट पर्पसेस के लिए हम उसको इस्तेमाल किया जाता है। If however you wanted to use that water in the fabrication of ceramics turbine blades for jet engine, purification could be required। अगर हम उनको टरबाइन ब्लेड जो कि इंजन में लगाए जाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर ले तो फिर जो है उसकी प्योरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। When water containing as much as 1 part per million boron is used in the manufacture of the ceramics for these turbine blades, their फेलियर रेट रेजेज ड्रामेटिकली। तो फिर मतलब है कि वो ज़्यादा अच्छा पानी जो है वो नहीं है, इसलिए इसमें जो बोरान की क्वांटिटी है वो मिनिमम यानी उनसे भी काम करना चाहिए। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ कि बोरान आर प्रेजेंट इन ट्रेस लेवल। अब ये ट्रेस लेवल को कैसे डिटरमिन करेंगे? रिसर्च हैज़ शोन दैट बोरान कलेक्ट्स on the grain boundaries of the ceramic turbine blades, causing fracture that have been implicated in catastrophic failure of the jet engine। और इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे बोरान यूज़ किया जाता है और उस जगह का पानी जो है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो टरबाइन जो मतलब है कि इंजन के जेट है उसको फ्रैक्चर कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। There are many other examples of the need for determining the trace level concentration of the element within the sample। अब इसका ये मतलब हो गया है कि जो ट्रेस लेवल ऑफ द सैम्पल्स जो है जहाँ मौजूद है तो वो बाज़ औक़ात जो है डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अब ट्रेस लेवल जो है हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको डिटरमिन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत मिनिमम होता है और वो द डिटेक्शन लिमिट ऑफ द मोस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है उनसे लो होता है और उनको आसानी से डिटरमिन नहीं किया जाता। For example, the United States Environmental Protection Agency has strict rules concerning trace level of dangerous metals allowed in wastewater। अब इस तरह जो EPA है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, इधर हमारा भी जो है EPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, हर कंट्री की है। तो उन्होंने जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स है उनकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी जो है उसको अलाउ किया है कि अगर ये इतनी क्वांटिटी में वो ज़्यादातर PPB और PPM लेवल पे मौजूद होते हैं तो वो दे आर कंसिडर नॉन टॉक्सिक। अगर उनसे फिर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो दे आर हाईली टॉक्सिक। सम ऑफ दीज लिमिट्स आर इन द पार्ट पर मिलियन रेंज, जैसे PPB लेवल पे भी है कुछ, उसमें ऐसी जिस तरह आर्सेनिक है, लेड है और कैडमियम है, तो उनकी जो लिमिट्स है वो PPB लेवल पे होते हैं और उसको डिटरमिन करना
जो है वो लाजमी होता है, तो इसलिए फिर वो आम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमिन नहीं किया जाता। Determination of elemental concentration at these trace levels require the use of the sensitive scientific instrumentation. तो फिर इन ट्रेस लेवल ऑफ द सैम्पल जो है उसको उसके लिए स्पेशल सेंसिटिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ किया जाता है, जिस तरह ICP है। The most commonly used techniques for determination of trace concentration of the elements in the sample are based on atomic spectroscopy. यानी उस सैम्पल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन एटम्स में, और फिर वो एटम्स जो है फिर हम उसको डिटरमिन करते हैं विद एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एज द नेम atomic spectroscopy implies, these techniques involve electromagnetic radiation that is absorbed by and are emitted from atoms of a sample. By using atomic spectroscopic techniques, meaningful quantitative and qualitative information about a sample can be obtained. In general, quantitative information, that is concentration, is related to the amount of the electromagnetic radiation that is emitted or absorbed, while qualitative information, what elements are present, is related to the wavelength at which the radiation is absorbed or emitted. अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आप देखेंगे या आप लोगों ने पढ़े हैं, तो उसमें दैट इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब जो लिम्डा मैक्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस, और उसकी जो कंसंट्रेशन हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करते हैं या बियर-लिम्बर्ट लॉ अप्लाई करते हैं, तो फिर हम उसकी कंसंट्रेशन डिटरमिन करते हैं, एंड दैट इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। And affiliated techniques to atomic emission or absorption spectroscopy is atomic mass spectrometry. तो ये atomic mass spectrometry भी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स interact with matter, interaction of radiation with matter, interaction of particles with matter, that is known as spectroscopic techniques. In mass spectrometry, instead of obtaining analytical information from the radiation of atoms or ions introduced into the mass spectrometer are separated according to their mass to charge ratio and are either qualitative or quantitative डिटेक्टेड। ये ऑलरेडी आप लोगों को मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पता है कि वी bombarded the sample with electrons and they are converted into ions, and these ions are then separated on the base of mass to charge ratio in the mass analyzer। ये ऑलरेडी आप लोगों को इस चीज़ का पता है। The measurement of absorption and emission of electromagnetic radiation can be more easily described once the nature of the atomic and ionic spectra is understood। कि जब हमें पता चले कि ये फला एटम है, तो फिर उसका जो है उसको हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। Consider the Bohr model of an atom shown in the figure 1.1। ये अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ये बेसिकली द नेचर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक स्पेक्ट्रा, कि उसका नेचर क्या है, एटॉमिक या आयनिक स्पेक्ट्रा कैसे हमें ऑब्टेन होता है, हम कैसे उसको हासिल करते हैं। तो इसके बारे में द एटम इज़ डिपिक्टेड एज ए nucleus surrounded by electrons which travel around the nucleus in discrete orbitals. Every atom
has a number of orbitals in which it is possible for electrons to travel. ये आप लोग जानते हैं. For each of these electron orbitals has an energy level associated with it. In general, the further away from the nucleus an orbital, the higher its energy level. जितना वो न्यूक्लियस से ऊपर जाएगा उतना उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. When the electrons of an atom are in the orbitals closest to the nucleus and lowest in energy, the atom is in its most preferred and stable state known as its ground state. अगर वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है तो that is the lowest energy level and said to be the ground state. ये आप देख सकते हैं कि ये एटम है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, और दिस इज़ द एम्प्टी ऑर्बिटल्स. ये इलेक्ट्रॉन व्हेन गेन सम एनर्जी दिस इज़ नोन एज एक्साइटेशन. हम ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आ गया है. व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिलैक्स या डिके, the radiation is emitted in the form of photon, and we can see a dead photon in the form of visible or UV light. ये बोहर मॉडल है. आप सिंपली जो है आप इसको देख सकते हैं और इजीली है कि दिस इज द एटम acquire energy from any source. The electrons are excited when this is the excitation process. When the electrons the excited state is short and it relax suddenly, and the life time of the excited state is 10 raised to power minus 13 to 15 second, which is very short. It decay, and when it decay to the original position, the extra energy that he gained in the first step emit from that atoms. ये उसका जो है एनर्जी यानी डायग्राम है. When energy, ये वही उसकी explanation है. When energy is added to the atom as the result of the absorption of electromagnetic radiation or a collision with another particles, electron, atom, ions or molecules, one or more of several possible phenomena takes place. The two most probable events are for the energy to be used to increase the kinetic energy of the atoms, that is increase the velocity of the atoms. एक तो ये होगा, or for the atoms to absorb the energy and become excited, या वो excited state में चला जाएगा. This latter process is known as an excitation. When an atom becomes excited, an electron from that atom is promoted from its ground state orbital into an orbital further from the nucleus and with a higher energy level. Such an atom is said to be in an excited state. An atom is less stable in its excited state and will thus decay back to a less excited state by losing energy through a collision with another particles or by emission of particle of the electromagnetic radiation known as photon, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. As a result of this energy loss, the electron return to an orbital closer to the nucleus. Because the energy of that orbital is less, therefore it returns to that state or that orbitals. If the energy absorbed by an atom is higher enough, an electron may be completely dissociated from the atom, leaving an ion
with a net positive charge. If the excitation energy is higher than the difference between the two orbitals, then that electron will be go to the cross the boundaries, and a positive ions will be remains. That is known as ionization process. The energy required for this process, known as ionization, is called the ionization potential, and is different from different for each element. Ions also have ground and excited state through which they can absorb or emit energy by the same excitation and decay process as an atom. जिस तरह एटम जो है वो एनर्जी गेन कर लेता है, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर वो रिलैक्स होके दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, इसी तरह आयंस जब उसको एनर्जी दिया जाता है तो वो भी जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और इन इट रिलैक्स तो वो एनर्जी जो है emit कर लेता है in the form of photons. Figure 1.2 shows the excitation, ionization and emission process schematically. The horizontal lines of this simplified diagram represent the energy level of an atoms. अब ये आप देख सकते हैं A, B, C, D. अब this is the ground state. This one is the ground state. This is the excited state for the atoms. Excited state. This is the excited state of the ions. ये जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी दिया जाए तो फिर आयंस एक्साइटेड आयन एक्साइटेशन स्टेट. अब इधर देख ली कि ए बी सी डी, इधर ग्राउंड स्टेट एफ, दिस जब ये इधर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, नीचे आ जाते हैं तो ये लेमडा 1, लेमडा 2, 3, 4. अब ये जब इधर आ जाते हैं तो लेमडा 4, ये इधर से आ जाते हैं तो लेमडा 3. अब एनर्जी लेवल डायग्राम डिफेक्टिंग एनर्जी ट्रांजिशन वेयर ए बी रिप्रेजेंट एक्साइटेशन, ए बी रिप्रेजेंट एक्साइटेशन, सी इज़ आयोनाइजेशन, यानी यहाँ से यहाँ तक डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू द आयंस. डी इज़ आयोनाइजेशन, जो डी है दिस इज़ आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन. फिर उसके बाद एक्साइटेशन. ई इज़ आयंस इमिशन, ये आयंस इमिशन. एंड एफ, जी एंड एच आर एटॉमिक इमिशन, फिर ये एटॉमिक इमिशन आ जाते हैं. The vertical arrows represent energy transition or changes in the amount of energy of an electron. The energy transition in an atom or ion can be either radiational, involving absorption or emission of electromagnetic radiation, or thermal, या इधर नॉन रेडिएशनल भी इसको कहते हैं thermal, involving energy transfer through collision with another particle. This is radiationless process. This is radiation process, यानी रेडिएटिव प्रोसेस, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस. इसको मतलब है कि जिसमें रेडिएशन इमिट होता है तो डेट इज़ नोन एज रेडिएशन प्रोसेस. जिसमें रेडिएशन इमिट नहीं होता बल्कि हीट इमिट होता है तो उसको थर्मल या इसको नॉन रेडिएटिव प्रोसेस भी कहते हैं. ये हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे. और उसको वेवी एरो से डिनोट किया जाता है. द डिफरेंस इन एनर्जी between the upper and the lower energy level of a radiative transition defines the wavelength of the radiation that is involved in that transition. उसमें जो है
है, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस एनर्जी बिटवीन द अपर एंड द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ए रेडिएटिव ट्रांजिशन डिफाइन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट इज़ इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजिशन। तो वो उसमें वेवलेंथ जो है वो पर्टिकुलर होता है। The relationship between this energy difference and wavelength can be derived through Planck equation। ये E is equal to h nu। अब ये जो है where E is the energy difference between two level, h is the Planck constant and nu is the frequency of the radiation। Substituting C by lambda for nu, ये nu है, where c is the speed of light and lambda is the wavelength we get। basically ये जो है nu है, ये वाला है। this equation becomes E is equal to hc by lambda। This equation shows that energy and wavelength are inversely related. As the energy increases, the wavelength decreases and vice versa। Using equation 1.2 as an example, the wavelength for emission transition F is longer than the wavelength for emission transition G, since the energy difference for this is less than that for transition G। ये आप इधर भी देख सकते हैं कि ये ज़्यादा है, तो ये जो है दिस इज़ स्मॉलर। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ डिफरेंस ज़्यादा है तो उसका लैम्डा भी डिफरेंट होगा, उसकी एनर्जी डिफरेंस भी ज़ाहिरी बात है वो डिफरेंट होगी। अब nature of atomic or ionic spectra। Every element has its own characteristic set of energy levels and thus its own unique set of absorption and emission wavelength। कि हर एटम के जो है एनर्जी लेवल वो डिफरेंट होंगे, उसमें एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्प्शन या इमिशन करेगा हर एलिमेंट। यानी सपोज़ सोडियम के लिए अलग होगा, पोटेशियम के लिए अलग होगा, यानी जो उसका लैम्डा मैक्स है वो डेट विल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों? बिकॉज द एनर्जी लेवल डिफरेंस इन ईच एलिमेंट इज़ पेकुलर और स्पेसिफिक, तो इसलिए उसका जो लैम्डा मैक्स है डेट विल बी आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इट इज़ दिस प्रॉपर्टी डेट मेक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़फुल फॉर एलिमेंट स्पेसिफिक एनालिटिकल टेक्निक। तो इसलिए जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है डेट इज़ स्पेसिफिक टेक्निक। द अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन यानी 160 से लेके 800 नैनोमीटर on the electromagnetic spectrum is the region most commonly used for analytical atomic spectroscopy। This is also the region of the electromagnetic radiation या electromagnetic spectrum that we generally refer as light, although technically all the electromagnetic radiation can be considered as light। यानी आम लैंग्वेज में हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में जो विजिबल रीजन है उसको लाइट का नाम देते हैं। मतलब है कि साइंटिफिकली उसको लाइट का नाम देते हैं, क्योंकि लाइट उसको कहते हैं जो हमें वी कैन सी विद द नेकेड आई, तो उसको हम लाइट का नाम देते हैं और डेट इज़ विजिबल रीजन, तो फिर उसको हम लाइट का नाम देते हैं। लेकिन आम रूटीन में या लेमैन या मतलब है कि आम पॉपुलेशन में उसको लाइट का नाम देते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। जो विजिबल रीजन ऑफ द रेडिएशन है डेट इज़ नोन एज लाइट बिकॉज वी कैन सी विद द नेकेड आई। बाकी जो उसका रीजन है IR है या मतलब है कि
X-rays है, they cannot be seen by the naked eye, so that are not considered as a light. The principal reason for the popularity of the analytical technique that use the UV visible region are that these techniques are accurate, precise, flexible, and relatively inexpensive compared to the technique which use other regions such as gamma, X-rays, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्स-रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसका मतलब ये है कि जो यूवी विजिबल रीजन में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक स्टडी कर लेते हैं तो वो ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू द एक्स रेज और गैमा रेज। अब क्यों? बिकॉज इट इज़ मोर एक्यूरेट, प्रिसाइज, फ्लेक्सिबल एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। ये उनके जो है एडवांटेज है। Many of the devices used in UV visible atomic spectroscopy such as photomultiplier and grating are relatively inexpensive since they were developed for and are commonly used in high वॉल्यूम एप्लीकेशन के। ये जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और ग्रेटिंग है, these are photo multiplier tube is the detector and grating is the wavelength selector। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से चूँकि ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और इनएक्सपेंसिव है। आल्सो unlike gamma rays and X rays, UV visible radiation is not ionizing radiation। अब ये भी एक एडवांटेज है ऑफ द यूवी विजिबल कि वो आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। वो जो यूवी विजिबल है दे कैन नॉट कन्वर्ट द सैंपल इनटू द आयंस, while X-rays and gamma rays are highly energetic and they convert the species into ions। तो फिर वो एटॉमिक फॉर्म जो है उसमें उसकी कमी होती है, यानी उस सॉल्यूशन में फिर जो एक्साइटेशन होती है वो उसमें एटम की क्वांटिटी कम जबकि आयंस की ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है ये भी एक एडवांटेज है ऑफ द यूवी विजिबल एज कंपेयर टू द गैमा एंड एक्स रेज। दिस लेसन the expenses associated with shielding of the laboratories and with disposal of the ionized sample। अब यानी ये क्या कर लेते हैं कि हमें लेबॉर्ट्री को शील्ड करना नहीं होता क्योंकि एक्स रेज एंड गामा रेज आर हाईली इनर्जेटिक, दे डैमेज आवर बॉडीज टिश्यूज़। तो फिर हम उसको उस लेबॉर्ट्री को कवर कर लेते हैं ताकि वो रेडिएशन बाहर ना निकले और दे आर हाईली डैमेजिंग रेज, तो इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन यूवी में फिर लेबॉर्ट्री को उसकी शील्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो आज का ये टॉपिक जो है this was basically related with the atomic spectroscopy। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी इस पे कुछ डिस्कशन करेंगे। ये दिस इज़ बेसिकली द बैकग्राउंड which we have created for the advanced emission spectroscopy की why we are using the advanced emission spectroscopy। तो ये उसका जो है कुछ बैकग्राउंड है। Thanks a lot for your patience। If you have any question you can share with me।